हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम को जल्दी से ख़त्म करते हैं। जैसे इस चैप्टर में ना, जैसे अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग को सीखना होता है वो होता है क्या, वस्कुलर बंडल। और आपने ये टर्म पहले भी सीखा होगा। कहाँ सीखे थे? तो अगर आपने कभी पढ़ा है प्लांट टिश्यू, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, तो जाइलम के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में। और मैंने बोल दिया कि इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। कलेक्टिवली कॉल्ड वस्कुलर बंडल या फिर वस्कुलर टिश्यू भी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं बोलूँ कि कोई प्लांट वस्कुलराइज्ड है, इसमें वस्कुलर बंडल है, मतलब उसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये वस्कुलर बंडल कहलाने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सही हिस्सा है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा था हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या पढ़े हम लोगों ने, ये देखा कि विटेकर ने क्या किया था, 5 किंगडम लाया था, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 5 ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगराइज किया था। जैसे अगर आपको याद आ रहा होगा, एक मंत्र था केपीसी ऑफ जीएस, है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, कुछ ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ा। याद क्या रखना है, ये जो फाइलम होता है ना, ये फाइलम हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में क्या यूज करेंगे, तो इसकी जगह पे हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है डिवीज़न। ठीक है, तो हम लोग जैसे ये अब किंगडम है, किंगडम के जस्ट नीचे क्या आने वाला है, फाइलम, लेकिन वो तो एनिमल के लिए था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर डिवीज़न। तो क्या देखते हैं कि विटेकर ने क्या किया ना, इस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे प्लांट वाले में, कि इसने इसको 5 डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न में बांटा है। ठीक है, 5 अलग अलग डिवीज़न में बांटा है, जिसका नाम क्या क्या है, तो एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने कभी नाम सुना है थैलोफाइट्स का। ये थैलोफाइटा क्या होता है, और मैं बता दूं कि समटाइम्स नहीं, जब आप हायर सेक्शन में जाओगे तो इसी को ही हम लोग पढ़ेंगे एल्गी। तो आपको तो याद रखना है कि एल्गी रहे या थैलोफाइटा, बात बराबर ही है। कैसे बराबर है अभी देखेंगे। फिर मैंने बोला जो सेकंड नंबर पे आएगा वो होने वाला है क्या, ब्रायोफाइटा। ठीक है, फिर यहाँ पे आने वाले हैं क्या, टेरिडोफाइट्स, मतलब टेरिडोफाइटा, जिसमें पी साइलेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना है, टेरिडोफाइटा। फिर यहाँ पे आने वाला है जिम्नोस्पर्म, और अल्टीमेटली क्या आएगा, देखिए ये चैप्टर जो है ना वो एनसीईआरटी के सिलेबस से तो ऑलरेडी हटा दिया गया है, क्लास 9 के सिलेबस से, लेकिन ये अपने आप में बायोलॉजी का सार है। क्योंकि अगर हमको बायोलॉजी सीखना है ना तो ये तो आना ही चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो यही होने वाला है। मतलब डाइवर्सिटी की बात करें तो वो सबसे हाई वेटेज का चैप्टर है। ठीक है, मैंने बोला कि प्लांट किंगडम को 5 अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया है, और जिसमें से सबसे पहले डिवीज़न का नाम है थैलोफाइटा। डिवीज़न ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस तरह का पढ़ना। अब इसका ओवरऑल मतलब थोड़ा सा मैं व्यू देता हूँ ऊपर से, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको और अच्छे से। तो क्या देखेंगे ना, इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट है, सीड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सब तो पढ़े हैं ना। तो रिप्रोडक्शन तो दिखेगा, लेकिन ये देखने वाले हैं ना कि किसमें वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन कितने अच्छे से हो रहा है, किसमें सीड होता है और किसमें नहीं होता है। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो अभी ही इसको याद कर लीजिए कि इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है फ्लावरिंग प्लांट। मतलब ये है कि दुनिया के जितने सारे प्लांट जिसमें फ्लावर्स होंगे वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म के हिस्से हैं। जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब इसके हिस्से हैं। इसलिए मैंने बोला कि एंजियोस्पर्म को ही हम लोग समटाइम्स क्या फ्लावरिंग प्लांट ही कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें थैलोफाइट्स की, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखो, अगर आपने कभी बिग बैंग का नाम सुना होगा या फिर किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट लेक्चर आया था वो देखा होगा, तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो पता चला है। शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं था, वाटर्स थे, है ना, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, यही हो रहा था ना, मतलब बारिश हो रही थी। मतलब यही है ना कि धरती पे पानी तो आ गया था। हम लोग इस पूरे चैप्टर को, यार डाइवर्सिटी पढ़ने का तरीका क्या होता है, डाइवर्सिटी पढ़ने का तरीका कुछ आसान सही है। क्या है,
जो सबसे पहला मेंबर होने वाला है हर किसी में देखेंगे, चाहे वो एनिमल किंगडम की बात करे या फिर मैं किंगडम मोनिरा की बात करूं, प्रोटिस्टा की बात करूं, फंजाई की बात करूं, किसी की बात करें, जो सबसे पहला मेंबर होगा वो एक्वेटिक होगा। इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे देखें कि ये हर जगह पे मिलने वाला है, मतलब ये सबसे वेल डिफाइंड होता है। जैसे अगर एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहला मेंबर पोरीफेरा, वो भी एक्वेटिक है। तो उसी तरह से आप इसमें ना आप आधा चीज़ तो ऐसे याद कर लोगे। कैसे? मैंने बोला कि सबसे पहला तो याद रखना ना कि ये सारे के सारे क्या होने वाले, एक्वेटिक होने वाले शुरुआती दौर में, क्योंकि वाटर था ना शुरू में। इस बात से ध्यान रखना इस बात को। अब इसके बाद एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग को डिवीज़न पढ़ना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एल्गी, और हम लोग इसको थैलोफाइटा भी कहते हैं। सबसे पहली बात थैलोफाइट्स के बारे में, इसका बॉडी थैलस होता है। बॉडी द मीनिंग ऑफ थैलस, थैलस कहने का मतलब क्या हुआ, तो मैंने बोला कि ये है थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा, और हमने बोला किसी को आप क्या पढ़ोगे, एल्गी पढ़ोगे। और क्या देखेंगे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब ये 3 तरह के पढ़ने हम लोग को, सिर्फ 3 ही तरह के नहीं होते, हम लोग को पढ़ना 3 तरह का है। आप पढ़ोगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, यही 3 पढ़ने होते हैं हम लोग को, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैंने बोला कि थैलोफाइटा नाम क्यों है, क्योंकि मैंने बोला कि इसका बॉडी जो है वो थैलस होता है, थैलस बॉडी। अब ये थैलस बॉडी क्या होगा, तो मैंने बोला कि देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है प्लांट कहीं। अब पता है कि ये कुछ तो है, क्या है ये पता नहीं चल रहा है, यही है। मतलब एक ऐसा आप थैलोफाइट मतलब एक ऐसा प्लांट कह सकते हो ना जिसमें कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें रूट दिख रहा है क्या, स्टेम लीफ कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं। मतलब इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है। तो जिस किसी प्लांट में डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, अर्थात यही कि इसमें रूट्स नहीं समझ में आ रहा है, लिप्स नहीं दिख रहे हैं, स्टेम नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने बोला कि वो थैलस है, मतलब उसका वो क्या कहलाएगा, थैलोफाइटा कहलाएगा। अब बात है कि क्या इसमें रूट नहीं होगा, क्या लिप्स नहीं होगा, होगा। इसमें क्या देखने वाले हैं कि इसमें आपको मिलने वाला है रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं है, रूट की तरह का स्ट्रक्चर है। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको थोड़े बहुत दिखने वाले हैं। इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कौन सा रूट है कौन सा लीफ है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज थैलस, थैलोफाइटा, क्योंकि इसका बड़ी थैलस है, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डिफ्रेंशिएशन। पहली बात तो ये हो गई, इसके बॉडी में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद और क्या देखना है, मैंने बोला कि ये जो एल्गी होता है ना, याद रखना है कि ये ए वेस्कुलर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो एल्गी है ये ए वेस्कुलर होगा, और ए का मतलब एब्सेंट होता है। बायोलॉजी में आसान सा टर्म्स आते हैं कुछ कुछ, जैसे मैंने बोला कि ए कहीं पर भी दिख जाए ना एब्सेंट होता है। जैसे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है ए सेक्सुअल हो गया। अब सेलुलर और ए सेलुलर, जिसमें सेल नहीं है ए सेलुलर, जैसे वायरस। उसी तरह से मैंने बोला है ए वेस्कुलर, मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब मैंने बोला कि प्लांट किंगडम में पढ़ने का तरीका क्या है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दीजिएगा, क्वेश्चंस तो आने ही आने, ठीक है। तो मैंने बोला है कि इसमें पढ़ना क्या है, तो हमको इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना होता है, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं वो ध्यान में रखना होता है। मैंने बोला थैलोफाइटा, उसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे, एल्गी। हमको पढ़ना है 3 तरह का। अब इसमें है ना कि ये 3 अलग अलग कलर्स के कैसे हो गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट मैंने बोला कि ये 3 तरह के होंगे। क्या सिर्फ 3 ही होता है क्या, आंसर है नहीं, लेकिन हमको इतना जानना है। अब मैंने बोला कि एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, और आपने बचपन से इसका नाम सुना है। क्लोरोफिल क्या ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है क्या, हाँ वही होता है। अब मैंने बोला कि इसका भी अलग अलग टाइप होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल की, तो इसमें आपको क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी इस तरह से दिखेगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी, इस तरह से आपको अलग अलग तरह के क्लोरोफिल्स दिखेंगे, ठीक है। एक हाँ चलो एक चीज़ बता देते कि इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है क्लोरोफिल का। N4
Mg। अब क्या ये फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है? मत याद रखो, याद क्या रखना है, इसमें मैग्नीशियम है। तो अगर मैं कभी भी पूछा है कि क्या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो हाँ होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, कैसे बनता है वो देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन ध्यान में रखना है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और मैग्नीशियम भी है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीच में होता है, ये टेट्रापायरोल रिंग मतलब एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। खैर, मैंने बोला कि क्लोरोफिल अलग अलग टाइप के होने वाले हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। इस तरह से अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल मिलेंगे। इसमें से आपको याद ये रखना है कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल पिगमेंट। और यूनिवर्सल पिगमेंट कहने का अर्थ ये हुआ है कि दुनिया का कोई भी प्लांट हो, लाल पीला नीला कुछ भी दिख जाए, ठीक है, कोई भी प्लांट हो, क्लोरोफिल ए तो होना ही होना है क्योंकि ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। मतलब दुनिया के हर एक प्लांट में दिखेंगे। क्या एल्गी प्लांट नहीं, क्या प्लांट किंगडम में ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो एल्गी तो प्लांट ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ मेंबर्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि क्लोरोफिल ए तो सभी में होना है। तो अगर मैं इसके पिगमेंट्स की बात करूं तो आप क्या याद करोगे, क्या लिखोगे? बड़ा आसान सा है ये। क्या है तो देखते हैं। मैंने बोला कि देखिए ग्रीन वाले में क्लोरोफिल ए दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो ये तो सब में दिखने हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होगा? ABCD आता है ना, ए के बाद बी आता है क्या, फिर सी भी आता है क्या, एंड देन डी भी आता है, ये दिखने वाले हैं। तो मैंने बोला कि ये सारे के सारे क्या हैं, पिगमेंट्स हैं। क्या सिर्फ यही होता है? आंसर है नहीं। जैसे यहाँ पे आपको दिखने वाला है क्या, तो इसमें कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स भी होते हैं। इसमें फाइकोइरेथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है जिसको रेड कलर प्रदान करता है, फाइकोइरेथ्रिन। जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा और फाइकोइरेथ्रिन, वही बात है। ठीक है, बस वही चीज़ है। तो ये तो पिगमेंट की बात हो गई। ध्यान क्या रखना है, वही क्लोरोफिल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ABCD आता है, बस बात हो गया, याद तो हो जाएगा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ और एक एक करके सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि देखो याद करो, मैंने बोला था, क्या बोला था कि जो सबसे पहला मेंबर होगा वो जो होगा ना किसी भी चीज़ का, जो सबसे पहला मेंबर है वो एक्वेटिक है। तो मैं देखूँगा कि इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एक्वेटिक होने वाले हैं। इवन ये तो पूरा का पूरा आपको मरीन में ही दिखने वाला है, ब्राउन अलगी। ठीक है, और ये रेड अलगी भी आपको दिखेगा जो डीपेस्ट पार्टर में होते हैं, मतलब समुद्र की सबसे नीचे में जो प्लांट्स मिल रहे हैं ना वो रेड अलगी होते हैं। इसका फंक्शन भी कुछ होता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो अभी देखेंगे। मैंने बोला कि ये क्या है, एक्वेटिक होगा, कुछ कुछ ज़मीन पे ही मिलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आपको याद रखना है, आपने कभी नाम सुना होगा, कारा हो गया, वॉल्वक्स हो गया, ओलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ ऐसा। क्लाइडोमोनास आपने नाम सुना है, क्लाइडोफोरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लाइडोफोरा या फिर क्लाइडोमोनास। क्लाइडोफोरा ज़्यादा उचित है। ठीक है, तो मैं क्लाइडोफोरा करता हूँ। ये दिखने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, तो क्या ब्राउन अलगी का कुछ खास बात है क्या? हाँ, पहली बात तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको स्पेस ट्रैवलर्स, जैसे क्या होता है ना, स्पेस में अगर आप जाओगे, मान लेते कि गलती से स्पेस में पहुँच गए, तो स्पेस ट्रैवलर्स क्या खाते होंगे वहाँ पे? क्या वो सारा का सारा फूड मटेरियल लेके जाते हैं, पैकेज फूड यहाँ पे? नहीं, वो लेके नहीं जाते हैं। वो मोस्ट ऑफ द ब्राउन अलगी मेंबर्स को खाते हैं। ये हाईली प्रोटीनस होता है, मतलब अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तो बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला है ब्राउन अलगी पे। ठीक है, इसको खाया जाता है। मैंने बोला कि इसको स्पेस ट्रैवलर्स ईट करते हैं। स्पेस ट्रैवलर्स जो होंगे वो इसको ईट करेंगे। बात है किसको खाएंगे, क्या ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी होता है क्या? हाँ, बड़ा आसान सा इसका तरीका याद करने का। जैसे हमको पता ना कि हम लोग पल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, तो पल्स हो गया PLS। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, पल्स हो गया, जिसको ये हम लोग खाते हैं। तो पी से होने वाला है पोरफायरा, पोरफायरा हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि लैमिनेरिया है, और क्या, सरगैसम। ये कुछ ऐसे हैं ना जिसको स्पेस ट्रैवलर्स खाते हैं। ठीक है,
और मैंने बोला कि जो स्पेस ट्रैवलर्स खाते हैं वो मोस्ट ऑफ द इसी के मेंबर होने वाले हैं। याद कैसे करेंगे? पल्स याद कर लो, पल्स को ही तो खाते हैं ना हम लोग। PLS हो गया, पोरफायरा, लैमिनेरी और सरगैसम, इस तरह से तो याद रहने वाला है। बात करते हैं रिडल की, तो सबसे पहली बात ध्यान में ये रखना है कि ये प्रेजेंट होगा डीपेस्ट वाटर में। मतलब सबसे गहराई में अगर मिलने वाला है वाटर के तो ये रेड एल्गी ही है। और इसका बड़ा यूज़ आता है। अगर आपने कभी नाम सुना होगा, हम लोग उसका कल्चर मीडिया में यूज करते हैं। कल्चर मीडियम कहने का सेंस हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आइसक्रीम जेली। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल बात करूँ ना बच्चे, तो यहाँ पे होने वाला है गैलेडियम और पॉलीसिफोनिया। ठीक है, पॉलीसिफोनिया मैं ऊपर में लिख देता हूँ ना। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हैं। मैंने बोला कि इसका रेड एल्गी का यूज क्या है। तो रेड एल्गी का यूज होने वाला है ना कि हम लोग जो आइसक्रीम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप जानते होगे थोड़ा बहुत, तो उसमें कल्चर मीडियम चाहिए होता है ग्रो कराने के लिए। माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम की आवश्यकता होती है। तो उसमें रेड एल्गी का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कल्चर मीडियम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने बोला कि गैलेडियम होगा, ये पॉलीसिफोनिया होगा, उसके बाद और क्या होने वाला है, ग्रेसलेरिया भी होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गई हमारी एल्गी की बात। क्या इसमें कुछ और भी छूट रहा है क्या? तो आंसर है कि नहीं, इससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आने वाले। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एल्गी में रिप्रोडक्शन की, ठीक है, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, पूरे एल्गी की बात करते हैं, तो इसमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। अब आप सोच रहे हो हम लोग तो 2 ही तरह का पढ़े, ये 3 तरह कैसे हो गया? तो मैंने बोला है कि इसमें आपको फ्रैगमेंटेशन दिखेगा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखेगा जूओस्पोर्स के थ्रू, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखेगा अलग अलग मेथड से। तो यहाँ पे मैं नहीं देता हूँ। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की, एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात कर रही है, तो मैंने बोला कि इसमें क्या होने वाला है, तो वेजिटेटिव भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होने वाला है, और सेक्सुअल भी होगा। मैंने बोला कि इन तीनों में ये सब कैसे कैसे होंगे, तो आपको याद रखना है ना। ये वेजिटेटिव होता है कैसे, फ्रैगमेंटेशन से। अब एक मैं लेक्चर लाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें क्या करेंगे ना कि जितना भी रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है ना, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर्स फॉर्मेशन, ये सारा का सारा मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल की बात करेंगे तो मैंने बोला कि ये जूओस्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू होगा, वैसा स्पोर्स जो मूव कर सकता है, इसलिए इसको जूओस्पोर्स बोलेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये अलग अलग तरह के हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि एक टाइप होता है आइसोगैमस टाइप का, आइसोगैमस होगा, अनआइसोगैमस होगा। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे मेथड होने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग को पढ़ना है आगे, तो वो होने वाला है क्या, तो ब्रायोफाइट्स, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हिस्सा अगर मैं पढ़ूँ, तो ब्रायोफाइट्स का सबसे फेमस क्वेश्चन तो आता है ना, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। और ये आपको मिलेगा, ये आपको बहुत जगह मिलेगा कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। ये दूसरा डिवीजन था। पहला डिवीजन थैलोफाइटा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स मिलने वाला है, जिम्नोस्पर्म, एंड अल्टीमेटली मिलने वाले हैं एंजियोस्पर्म। तो मैंने बोला कि ये ब्रायोफाइट्स या फाइटा ही है ना, ब्रायोफाइटा। ओके, अब इसके बाद ब्रायोफाइटा की अगर मैं खास बात कहूँ तो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको ये रखना है ना, इसका बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है, तो याद रखना कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपने कभी पढ़ा है कि जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको हैप्लॉइड कहते हैं, और जिसमें डबल सेट, सीधे शब्दों में बोले तो 2 के मल्टीपल में है ना, तो मैंने बोला कि डिप्लॉइड हो जाएगा। जैसे हम लोग 46, 23 पेयर्स में है ना, डिप्लॉइड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसका बॉडी हैप्लॉइड होने वाला है। अच्छा, इसमें मैंने बोला कि सबसे खास बात ये होती है कि ये एम्फीबियन होता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एम्फीबियन है मतलब ये हर जगह पे रहेगा, मतलब प्लांट में भी रहेगा और ज़मीन पे भी रहेगा और पानी में भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसका आंसर है कि ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम होता है, लेकिन क्यों होता है, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखना है
कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों होता है, तो मैं लिख रहा हूँ ब्रायोफाइट्स लिव्स नियर द बैंक ऑफ रिवर्स। मतलब ये क्या है ना कि ये नदी में नहीं मिल रहे हैं, उसके बगल में मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे सोचो ना, अगर इवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले पानी ही मिल रहा था, फिर थोड़ा सा किनारे आया है तो ब्रायोफाइट्स हो गया, फिर थोड़ा सा और दूर जाएंगे टेरिडोफाइट हो जाएगा, फिर वो हर जगह पहुंच गया तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पहुंच गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, तो मैंने बोला कि ये बैंक ऑफ द रिवर के पास मिलने वाला है, लिव्स नियर बैंक ऑफ द रिवर, या फिर बैंक के पास मिलने वाला, सीधे शब्दों में कहें तो, क्योंकि रिवर नहीं होगा और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। बट देयर रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन वाटर। मतलब सीधे शब्दों में कहें, रहता तो ज़मीन पे है लेकिन इसका रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे। इसलिए रेगिस्तान में मिलने वाला नहीं है, इसके मौसम में रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे, पानी कहाँ से लाएगा, वो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। तो मैंने बोला कि ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों होता है, तो मैंने बोला कि देखिए ये रहता तो है नियर कहाँ पे, तो ये ब्रायोफाइट्स लिव्स ऑन लैंड, ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये लिव्स ऑन लैंड, ज़मीन पर रहेगा, बट देयर रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन वाटर एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी होता है? आंसर है हाँ, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। और इस देखो ब्रायोफाइट्स को ना हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे फर्दर अगर डिवाइड करें, जैसे कैसे हम लोग थैलोफाइट्स को डिवाइड किए थे फर्दर, है ना, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में, पिगमेंट के बेसिस पे। तो इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूँ तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला कि देखिए आपने कभी मॉसस का नाम सुना होगा, मॉस, है ना, और एक और नाम आपने सुना होगा, जैसे मैंने बोला है, ठीक है, मैंने बोला कि आपको मिलने वाले यहाँ पे मॉस मिलने वाले हैं, ये हो गया मॉसस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और क्या है, तो मैंने बोला कि एक तो आपको मॉसस मिलेगा, दूसरा मिलने वाला है इसमें, वन सेकेंड, जैसे देखिए मैंने बोला कि इसका एक एग्जाम्पल तो मॉसस मिलने वाला है और दूसरा से मिलने वाला आपको लिवर वॉट मिलने वाले हैं। ये दो हैं ब्रायोफाइट्स के दो एग्जाम्पल हैं, मतलब दो कैटेगरी में बांटेंगे, मॉसस है और लिवर वॉट। ठीक है, इसको फर्दर भी हम लोग इससे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मॉसस का कुछ एग्जाम्पल होता है, लिवर वॉट का भी कुछ एग्जाम्पल होता है। जैसे अगर मैं मॉसस के एग्जाम्पल की बात करूँ तो FPS ये तीन होने वाले हैं, मतलब फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और यहाँ पे मिलने वाला है पॉलीट्राइकम। ठीक है, तो FPS हो गया ये, मैंने बोला फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फैग्नम है। उसके साथ लिवर वॉट की बात करें तो इसमें मर्चेंटिया दिखते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल पढ़ना होता है, तो याद रखना कि ये इसके एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम तो होगा, बट यह प्लड होने वाला है। और इसकी एक और ख़ास बात मैं बता देता हूँ कि इसमें भी नो ट्रू रूट, लिव्स और स्टेम प्रेजेंट, मतलब इसमें भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है। मतलब इसमें भी आपको क्या मिलने वाले हैं, तो मैंने बोला कि रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। कुछ ऐसे ही हिस्से आपको इसमें दिखने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसमें भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप याद रखना कि ये भी कैसा होने वाला है, ए वेस्कुलर होने वाला है। ठीक है, ए वेस्कुलर होने वाला है, मतलब जाइलम फ्लोएम इसमें भी दिखने वाले नहीं है। जाइलम फ्लोएम हमारा मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। ठीक है, मैं उसको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये तो ब्रायोफाइट्स की बात हो गई है। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों मैं एक अगले पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ किसके बारे में, तो ये जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे मिलने वाला है ये जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ये ऐसा, लेकिन मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ कि आपने नाम सुना है किसका, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना है। ठीक है,
अब ये जा है ना, जाइलम जल, तो मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मैंने बोला कि जा से जाइलम, जा से जल होता है, इसका मतलब ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करने वाला है। और फा से फ्लोएम, फा से फूड होगा, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर मैंने बोला कि इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इसके अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे मैंने बोला कि इसमें 4 तरह का सेल्स मिलता है। इसमें सबसे पहला मिलेगा पैरेन्काइमा, ट्रैकियार्ड्स जो मेन एलिमेंट होता है, वेसल्स और फाइबर्स, ठीक है। उसी तरह से इसमें बात करते हैं तो इसमें भी 4 हिस्से हैं, पैरेन्काइमा। फिर दूसरा मैंने बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे सिव सेल लिखा हुआ देखोगे और कहीं पे लिखा हुआ देखोगे सिव ट्यूब। अब बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बच्चे के बहुत सारे तो बताते भी नहीं कि ये क्या होने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको मिलने वाला है क्या, कंपेनियन सेल। और यहीं पे मैं एक और लिख रहा हूँ, अल्बुमिनस सेल्स। और लास्ट में मिलने वाला है फाइबर्स। अब देखिए दोनों में 2 चीज़ तो कॉमन है, पैरेन्काइमा और फाइबर्स तो कॉमन है दोनों में, है ना। इसमें पैरेन्काइमा फाइबर्स, पैरेन्काइमा फाइबर्स। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है बच्चे, कि हम लोग को क्या देखना है ना, मैंने बोला कि ये सिव सेल जो होता है ना, सिव सेल, ये सेल मिलने वाला है आपको कहाँ, जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का नाम सुने ना, अलग अलग डिवीजन पढ़े थे तो, हाँ, जिम्नोस्पर्म में। लेकिन ये जो सिव ट्यूब है ये होता है एंजियोस्पर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बोला जाए कि बताइए सिव सेल और सिव ट्यूब में कौन ज़्यादा मॉडिफाइड है, कौन ज़्यादा बेहतर है, तो एंजियोस्पर्म वाला बेहतर होगा, मतलब सिव ट्यूब बेहतर होगा। सिव सेल्स में क्या मिलेगा, सिव सेल्स कहाँ मिलेगा, तो मैंने बोला इसमें। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये कंपेनियन कहाँ मिलता है, तो ये कंपेनियन मिलता है आपका एंजियोस्पर्म में। लेकिन ये अल्बुमिनस कहाँ मिलेगा, तो मैंने बोला कि अल्बुमिनस मिलेगा कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिव ट्यूब प्रेजेंट होगा जिम्नोस्पर्म में, आंसर है नहीं, उसमें सिव सेल होगा। क्या कंपेनियन सेल होगा, क्या आंसर है नहीं, उसमें अल्बुमिनस सेल्स होंगे। और ये जाइलम फ्लोएम की बात हो गई, ठीक है। धन्यवाद।